नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने चुनाव आयोग से नोटिस मिलने के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया है। उन्होंने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईडी से 5 सवाल पूछे हैं। उन्होंने जांच एजेंसी से पूछा है कि जब सीएम अरविंद केजरीवाल की 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनी ट्रेल का मामला पहली बार सामने आया था। 55 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को गया। 16 दिन में ईडी ने इस पर क्या जांच करी है, इस पार्टनर टीडीपी पर जांच शुरू करे और उस जांच का पूरा खाका इस देश के सामने रखें। तो मैं आज ईडी से 5 सवाल पूछ रही हूं। मैं उनको रिपीट करती हूं। सबसे पहला सवाल कि 16 दिन से पुख्ता प्रमाण पब्लिक डोमेन में है कि साउथ लॉबी के शराब कारोबारियों से 55 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को गया। 16 दिन में ईडी ने इस पर क्या जांच करी है, ईडी सबको बताए। दूसरा सवाल कि पिछले 16 दिन में भारतीय जनता पार्टी को कितने समन गए, कितनी रेड हुई, कितनी उनसे जुड़ी हुई गिरफ्तारियां हुई, यह बात ईडी सबके सामने रखे। तीसरा सवाल कि आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर होने के नाते, तो ईडी ये बात बताए कि वो जेपी नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी के नेशनल कन्वीनर होने के नाते शराब कारोबारी शरद रेड्डी से, साउथ लॉबी से 55 करोड़ रुपए लेने के नाते कब गिरफ्तार करेगी। चौथा सवाल, क्या ईडी ये इन्वेस्टिगेशन करेगी कि साउथ लॉबी के मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी और राघव मगुंटा का क्या कोई पैसा, क्या कोई मनी ट्रेल बीजेपी के अलायंस पार्टनर टीडीपी को गया है, जहां से आज मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी चुनाव लड़ रहे हैं। पांचवा सवाल, बीजेपी के अलायंस पार्टनर टीडीपी से शराब कारोबारी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उस चुनाव में हो रहे खर्चे को ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो मैं ये चाहूंगी कि ईडी जो रोज रोज प्रेस रिलीज देती है, जो रोज मीडिया में स्टोरीज देती है, आज हमारे इन 5 सवालों का जवाब दे। और अगर ईडी वास्तविक तौर पे भ्रष्टाचार की जांच कर रही है, वास्तविक तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, वास्तविक तौर पे एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी पर, उनके अलायंस पार्टनर टीडीपी पर जांच शुरू करे और उस जांच का पूरा। अलीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान इशारों में कुछ ऐसा कह गए जिससे सियासी गलियों में हलचल हो गई। उन्होंने कहा कि हम जब राम मंदिर का बनवा सकते हैं तो व्यापारियों और बेटियों की सुरक्षा के लिए राम नाम सत्य भी करवा सकते हैं। देखो, हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। देखो, मैं होली के आयोजन के साथ हमेशा कोई भी पर्व और त्योहार पड़ता था, मैं बहुत नजदीक से उसको देखता था। मैं इसलिए देखता था क्योंकि हमारा इतिहास छुपा हुआ है उसके साथ, हमारे पूर्वजों की कीर्ति उसके साथ जुड़ी हुई है, उनका गौरव जुड़ा हुआ है। हमारे पर्व और त्योहार केवल उत्सव नहीं है, हमारा इतिहास भी है। हमारे पूर्वजों की कीर्ति के गौरव का गान भी करती हैं और इसलिए इन पर्वों के साथ जुड़ करके मुझे आनंद की अनुभूति होती थी। होली भी मैं देखता था। आप याद करिए, बरसाना और वृंदावन की होली पहले इस रूप में नहीं थी, हमने आज उसको वर्ल्ड क्लास की बना दी। दुनिया आज वहां आती है, आप जाइए ना, देखिए वहां
इस बार बरसाना में 10 लाख लोग होली के दिन वहां आए थे। 10 लाख लोग होली के दिन, और नहीं 17 के पहले मुश्किल 20-25 हजार लोग आ पाते थे। 10 लाख लोग इस बार साक्षी बने हैं वहां के होली के। कभी बरसाना में, कभी नंदगांव में, कभी गोकुल में, कभी वृंदावन में, कभी गोवर्धन में। ये सभी हर दिन 15 दिन तक ये चलता था। और वहां पर हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यही गाना गाया जाता था, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, यही लोग खेलते थे। लेकिन मैं अफसोस करता था कि रघुनंदन प्रभु राम को होली खिला रहे हैं, लेकिन प्रभु राम तो अयोध्या में विराजमान है ही नहीं। और बहनों भाइयों, 500 वर्षों के बाद रामलला ने भी अयोध्या में होली खेली है। ये सब सपना था। 14 के पहले और 17 के पहले सब सपना था। आज ये हकीकत बनी है। कोई सोचता था बेटी और व्यापारी सुरक्षित होकर के रात में भी निकल सकते हैं। देखो, हम राम को ही लाते नहीं है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। प्रभु राम का नाम लेकर के जीवन यापन करते हैं। राम के बगैर कोई काम नहीं। लेकिन जब कोई सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है। और इसीलिए हमारा कहा जाए, बहनों और भाइयों, जो 10 वर्ष पहले सपना था आज वो हकीकत बना है। इसलिए बना है आपके एक वोट की कीमत ने बनाया है। एक वोट गलत लोगों को जाता था, देश भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबता था, अराजकता और उपद्रव के आकंठ में डूबता था, कर्फ्यू लगता था, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी फैलती थी। हमारा ही वोट, हमारी बेटी और हमारा ही नौजवान उसकी चपेटे में आता था। वोट हमारा, तो पाप के भागीदार तो हम ही को बनना है जब गलत लोगों को हम देंगे। और इसीलिए मैं आया हूं, एक वोट आपने मोदी जी को दिया, मोदी जी के नाम पे दिया। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के चुनाव प्रचार के आगाज के साथ ही नई मुश्किल खड़ी हो गई है। बीजेपी ने सारण से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें कहा गया कि रोहिणी आचार्य ने अपनी मां और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सुरक्षा कर्मियों का इस्तेमाल अपने चुनावी रोड शो में किया है। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी उसके परिवार से मिलने उत्तर प्रदेश गए थे। इस मुलाकात के बाद असदुद्दीन ओवैसी को धमकी भरे कॉल मिलने लगे। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं, अल्लाह ने जब तक जिंदगी लिखी है तब तक कोई मार नहीं सकता। मगर जाना पड़ा दुनिया से, मगर डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश गया, मुख्तार अंसारी के घर को गया, तो उसके बाद से सोशल मीडिया पर ये तमाम के तमाम बांखड़े पहलवान शुरू हो गए, तेरे को मार देंगे, पूरे के पूरे। अरे भाई, मैं अखलाक के घर को भी गया था, मैं जुनैद और नसीर के घर को भी गया था जिनको जिंदा जला दिया गया घाटमिका के। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो मुझे धमकियां दे रहे हैं, एक बात याद रखो, मैं जिस दीन पर चलता हूं ना, मैं उनसे मुखातिब हूं। मैं जिस दीन पर चलता हूं ना, मेरे को यह दीन ऐसा चमन में चल के नहीं मिला। मेरे को यह दीन मेरे को बादशाह के महलों से नहीं मिला। मेरे को यह दीन मुझे नरम नरम कालीन से चलकर नहीं मिला। मेरे को यह दीन मुझे मिला तो बदर और हुनैन से मिला। यह दीन मुझे मिला तो अहद से मिला। यह दीन अगर मुझे मिला तो करबला से मिला। इस दीन की बुनियादों में अब्बास अलमबरदार का खून है। जालिमों, तुम मुझे जानते नहीं, तुम मेरे दीन को नहीं जानते।
मार देंगे। रे तू मारना चाहे मार ले, मेरा वक्त नहीं है तो नहीं मरूंगा, वक्त है तो बराबर मरूंगा। तुम क्या मार देंगे? मार देंगे। अरे जालिमों, कुरान में अल्लाह लिख रहा है कुल्लू नफ्सु ज़ाक़तुल मौत। और मैं इन शैतानी ताकतों से कह रहा हूं जो बोले मार देंगे। एक बात याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। एक बात याद रखो, मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। बात के हालात तुम जानो। फिर मैं इतना आसानी से जाने वाला नहीं हूं, पीठ नहीं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम क्या, तुम्हारे बाप भी आ जाएंगे तो सामने ठहरूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। महागठबंधन में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी की एंट्री हो चुकी है। सहनी की पार्टी वीआईपी को आरजेडी ने अपने कोर्ट से 3 सीटें देने का ऐलान किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी अपने 26 सीटों के कोटे में से मुकेश सहनी की पार्टी को 3 सीटें देगी। ये सीटें गोपालगंज, झांझरपुर और मोतीहारी है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। वीआईपी को लोकसभा चुनाव के लिए लेडीज पर्स का चुनाव चिन्ह मिला है। हम लोगों ने 2018 में पॉलिटिकल पार्टी बनाया और अपने हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और चुनाव का समय था और हम लोगों ने निर्णय लिया था भाई जब तक आरक्षण पे दल समझौता नहीं होगा तब तक वैसे गठबंधन नहीं करना है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों ने पूरे बिहार में संकल्प यात्रा के तहत हाथ में गंगा जल लेके सभी लोगों ने, हमने खुद भी संकल्प लिया था, कसम खाया था कि अपने आने वाले पीढ़ी के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। जब तक आरक्षण नहीं देगा तब तक गठबंधन नहीं करेंगे। तो उस निर्णय के तहत हम भाजपा से गठबंधन नहीं किए। उसके बाद रहा कि अभी उसके बाद क्या करना है, तो उसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे। और फिर लगा कि नहीं, 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कई बार उन्होंने वादा किया है और वादा करने के बाद भी पूरा नहीं किए, तो निश्चित तौर पे सरकार बदलेंगे। और जब नई सरकार बनेंगे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तो वो सरकार में हमारी ताकत होगा और वहाँ पे हम लोग चाहेंगे कि आरक्षण हो। और राहुल गांधी जी का भी एजेंडा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी संख्या है उतने उसको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। तो उस एजेंडा के तहत अभी हम लोगों ने महागठबंधन में आए हैं। 3 लोकसभा सीट पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर। और वहाँ पे हम लोग जीतेंगे। हमारे पार्टी के नेता दिल्ली में जाएंगे, संसद भवन में जाएंगे, अपने हक अधिकार की आवाज़ उठाएंगे। वो बोलेंगे कि भाई जब बंगाल में निषाद को आरक्षण है, जब दिल्ली में निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण है, चाहे वो बिंद हो, बेलदार हो, नोनिया हो, मलाह हो, चाहे हो तियर हो, बनपर हो, गोरी हो, ये सभी 22 उपजाति को जब आरक्षण मिल रहा तो बिहार या उत्तर प्रदेश, झारखंड क्यों नहीं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर मजबूती से 10% हमारे पास वोट है। और आपने देखा कि बिहार में जब भी हमने उपचुनाव लड़ा है तो सारा वोट हमने अपने पार्टी के पक्ष में हमने कराया है। और जब भी हम चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ पे एनडीए का खास करके बड़ा नुकसान होता है। एनडीए हमेशा क्लेम करता है और मानता है कि निषाद जो है उनका वोट है, उनकी जागीर है। तो निश्चित तौर पे उनको इस बार समझ में आ जाएगा कि ये भी निषाद समाज किसी का जागीर नहीं है, किसी का वोट नहीं है। निषाद समाज जो है अपने पार्टी, अपने नेता, अपने बच्चे के भविष्य के लिए डिसीजन लेगा। तो इस बार महागठबंधन के साथ हम लोग आए हैं, 40 का 40 लोकसभा सीट जीतेंगे और आने वाले समय में अपनी सरकार बनाएंगे। और खास करके भाजपा तो 1 सीट तो दे ही रहा था, लेकिन हमने निर्णय लिया था कि उनके साथ गठबंधन नहीं करना है, तो हमने निर्णय लिया है। और उसी तरीके से जो हमारे बिहार में हाथ में गंगा जल लेके सभी लोगों ने संकल्प लिया था, वो सभी लोग अपने संकल्प पे कायम होंगे। और हम भी कायम हैं तो हमारे लोग भी कायम रहेंगे और मजबूती से लड़ा जाएगा। सिर्फ 24 ही नहीं, अगले विधानसभा के भी चुनाव होगा, उसमें भी मजबूती से रहेंगे। बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे, सरकार में अपने लोगों का जो समस्या है राज्य में, वो राज्य का समस्या दूर करेंगे, केंद्र सरकार की समस्या दूर करेंगे। और हमारे पास एक ही विकल्प है कि संघर्ष करना। परिणाम तो समय आने पे हमें पता चलेगा कि परिणाम क्या होगा, लेकिन हमारे पास क्या है, संघर्ष करना। हम कोई रतन टाटा या अंबानी के घर में तो जन्म लिए नहीं, एक साधारण मछुआरा परिवार में जन्म लिए और संघर्ष के 900 रुपये महीने पे नौकरी करके मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो मेरे पास एक ही विकल्प है, संघर्ष करना। तो उस संघर्ष करने वाला विकल्प को हमने चुना है और उस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। जो भी समय लगेगा, एक न एक दिन निषाद समाज को आरक्षण लागू होगा और आने वाले समय में समाज हमारा खुशहाल होगा। घर में हमारे बच्चे लोग पढ़ लिख कर बैठे रहते, उनको नौकरी नहीं होता, जो घर में हजारों समस्या है, वो सबको आने वाले समय में दूर करें। देश में लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के बीच बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने बेंगलुरु में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया
और विपक्ष के सवाल से किया कि तुम्हारा नेता कौन है, तुम्हारी नीति क्या है, लेकिन नीयत क्या है ये दुनिया जानती है। जो आज मेरी एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनेंगे, फिर ट्विटर पे जाएंगे, उसका हंगामा मचाएंगे, है ऐसे कुछ प्राणी। बाकी सब छोड़ दे विपक्ष, हमको ये बतला दे कि तुम्हारा नेता कौन, हमको ये बतला दे तुम्हारी नीति क्या, नीयत क्या है, ये दुनिया जानती है। आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी कार्यकर्ता डंके की चोट पर कहते हैं कि हमारा नेता नरेंद्र मोदी, हमारी नीति सशक्त भारत और हमारा जो नीयत है, हमारा जो संकल्प है वो है 2047 तक पूर्ण रूप से भारत को विकसित बनाना और आगे 3 साल में भारत को तीसरी बड़ी सबसे इकोनॉमी बनाना। अब विपक्ष का ये हाल है, वायनाड की ओर पुनः आपका ध्यान आकर्षित करती हूं। विपक्ष का ये हाल है कि वायनाड में झगड़ा चल रहा है, लेफ्ट पार्टी कह रही है कि क्यों नहीं राहुल गांधी जाते उत्तर प्रदेश में लड़ते, लेकिन जब वही लेफ्ट इंडिया अलायंस की मीटिंग में दिल्ली जाते हैं तो राहुल गांधी को गले लगाते हैं। कर केरल में मैंने कहा दिल्ली में हगिंग, केरला में बेगिंग, और आज जो कांग्रेस का जो कर्नाटका में हाल चल रहा है, तो दिल्ली में हगिंग, केरला में बेगिंग, कर्नाटका में थगिंग, ये हाल है। इसीलिए उनकी नजर आपकी तिजोरी पे है, आपकी नजर ईवीएम पे कमल के बटन पर रहनी चाहिए। मैं यही निवेदन आपके मध्य में लेकर आई हूं। जो दिल्ली में हगिंग, केरला में बेगिंग और कर्नाटक में थगिंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों की गिरफ्त में न जाएं, जाकर पोलिंग वाले दिन कमल का बटन दबाएं, पुनः नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद आप दें। आज यही निवेदन आपके चरणों में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की। मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर ने जांच के बाद खारिज कर दिया। कांग्रेस ने सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत ये सीट सपा के लिए छोड़ दी थी। पन्ना जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने मीरा यादव का नामांकन पत्र खारिज कर दिया है। उन्होंने बी फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और 2023 विधानसभा चुनाव मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति संकलन की करने में वे असफल रही थी। इजराइल और हमास की जंग के बीच अमेरिका ने ईरान को लेकर अलर्ट जारी किया है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि सीरिया में एबेंसी अटैक के बाद ईरान जवाबी कार्यवाही कर सकता है। एबेंसी अटैक में उनके एक टॉप कमांडर की मौत हो गई थी। अब यूएस इंटेलिजेंस का मानना है कि रमजान खत्म होने से पहले मिडिल ईस्ट में इजरायली या अमेरिकी ठिकानों को ईरान निशाना बना सकता है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा अली पर विवादित बयान देने का आरोप कुछ मौलानाओं ने लगाया गया। शुक्रवार को सिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ चौक कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। कोतवाली में दी तहरीर में सैफ अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री ने सिया सुन्नी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। व्यक्ति है धीरेन्द्र शास्त्री, जो अपने को बाबा कहता है। हालांकि हमारे हिंदू धर्म के जो महापुरुष हैं और जो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, उन्होंने उसको पाखंडी कहा है। उसने कुछ रोज़ पहले तमाम दुनिया के इंसानों की आस्था को ठेस पहुंचाई है हज़रत अली की शान में गुस्ताखी करके। हज़रत अली की ज़ात के लिए मैं ये बता दूं आपसे कि हज़रत अली कौन हैं। वो इस्लाम के वो अहम रुकन हैं कि अगर उनको इस्लाम से हटाइए तो इस्लाम में कुछ नहीं रहता है। उनका सम्मान हमारे मोरारी बापू करते हैं। जब अपने प्रवचन
शुरू करते हैं तो अली अली मौला कहते हैं। ये हैं हजरत अली, इतनी बड़े बड़े हिंदू कितना उनका सम्मान करते हैं ये आपको सब मिल जाएगा। तो उनकी शान में इन्होंने गुस्ताखी की, तो मैं आज यहाँ चौक कोतवाली आया था और मैंने तहरीर दी है। चूँकि हमारे मुल्क में संविधान है और मुल्क के अंदर कोई भी अगर व्यक्ति किसी भी दूसरे धर्म की मानने वाले की आस्था को ठेस पहुँचाता है तो 153A और 295A ये 2 धाराएं ऐसी हैं जिसके ऊपर मुकदमा होता है। मैंने उन धाराओं के तहत मुकदमा करने की डिमांड की है। हमारी तहरीर को ले लिया गया है और कहा गया इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमने रिसीविंग ले ली है, चूँकि बहरहाल आज अलविदा है, रिसीविंग ले ली है और रिसीविंग लेकर अब यहाँ से जा रहे हैं। अगर उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, कार्रवाई नहीं होती, तो फिर आगे के ऑप्शन हमारे लिए खुले हुए हैं, सारे रास्ते हमारे लिए ओपन रहेंगे। चूँकि हमने जो एविडेंस थे वो भी दे दिए और धीरेन्द्र शास्त्री ने अली वलीउल्लाह कहने वाले धर्मगुरुओं को चैलेंज किया था। तो अली वलीउल्लाह कहने वाला एक बच्चा धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज करता है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री 5 सवाल के जवाब उनके सामने सवाल रख दिए जाएं तो जवाब नहीं दे पाएंगे, बाबागिरी उनकी छुड़वा देंगे वो बच्चा। 5 सवालों के जवाब ये वो बच्चा चैलेंज कर रहा है और मैं भी कहता हूं कि उस बच्चे का जवाब नहीं दे सकता। राजधानी समेत प्रदेश के कई शहरों में इन दिनों में भीषण गर्मी शुरू हो गई है। देश के उत्तरी भागों से आ रही गर्म पछुआ हवा में तापमान में बढ़ोतरी तथा आर्द्रता में कमी के कारण तापमान से ज्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है। अप्रैल के पहले सप्ताह में पटना सहित अधिक संख्यक जिलों में अधिकतम तापमान में सामान्य से 2 से 4 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।